अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और गर्मी मना रहे होंगे। यहाँ इस्लामाबाद में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ तो बहुत गर्मी है, बस ना पूछें। इतनी ज़्यादा कि बस घर से बाहर निकलें तो बस हशर नशर हो जाता है। हम इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आज जो हमारी वीडियो है ऑफ कोर्स जैसे कि होती है, हमारे पास थोड़ी बहुत न्यूज़ होती है, हम वो आपको बताएंगे। लेकिन आज हम बहुत सीरियसली आपको न्यूज़ बताएंगे। वैसे पहले भी मैं सीरियसली ही बताया करती हूँ, आपको तो पता है मुझे तो फालतू की बातें करने की आदत नहीं है और ना ही मैं बेकार किस्म की कमेंट करती हूँ। लेकिन क्या करूँ कि जो हमारे मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स जो उनके हैं वो जिस तरह की अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं वो सुन के अगर हमारी ऑडियंस को या हमारे सब्सक्राइबर्स को हंसी आती है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे लोग कहते हैं कि जी आप जो है ना वो हमें बहुत इंटेलेक्चुअल्स की जैसे तो लगती नहीं है और ना ही आप इंटेलेक्चुअल्स जैसी बातें करती हैं। तो मैंने सोचा मैं आज इंटेलेक्चुअल्स जैसी ही बातें करूंगी, ठीक है ना? आप लोगों को सीरियस और आप लोगों को भी हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक साहब ने मुझे यूट्यूब पे लिखा, आई थिंक पिछली जो वीडियो थी ना हमारी, मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले वाली वीडियो पे, उन्होंने कहा कि जी 5 मिनट तो बड़े बोरिंग थे। तो वो साहब जो है ना वो उठ के चले जाएं और 5 मिनट के बाद आए, इसलिए कि 5 मिनट तक हमारी ऑडियंस सेट हो रही होती है कि जी अब क्या न्यूज़ आने वाली है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमेशा से ये कहा गया कि जी जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका कर रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका की वजह से हो रहा है। और ये बात हम अपने बचपन से सुनते सुनते जो है हमारे कान पक गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब वो टाइम आया है कि सारी दुनिया कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है ना पाकिस्तान कर रहा है। तो हर जगह पे, और हम कहते नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब जब हमें इतना बड़ा क्रेडिट मिल रहा है, हर जगह पे लोग हमारा नाम लगा रहे हैं कि यहाँ भी वहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ भी हम जो है वो हमारी इंटरफेरेंस है, तो फिर तो हमें खुश होना चाहिए ना। अब तो अमेरिका भी यही कह रहा है कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिका नहीं जीत पाया तो उसकी वजह उसने कहा कि पाकिस्तान है। आपको यकीन नहीं, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. ओह सॉरी, म्यूजिक बड़ा अच्छा था। तो मैंने कहा आपको तो वैसे भी पता है मुझे म्यूजिक बड़ा पसंद है और मैं तो सॉन्ग्स वगैरह भी ट्विटर पे लगाती रहती हूँ, तो ये म्यूजिक मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो देखा आपने कि ये भी पाकिस्तान का नाम ले रहे थे और इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है और हम कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि अब हर कोई हमारा नाम लेने पे मजबूर है। जी शहबाज गिल साहब को कौन नहीं जानता, वही जिनकी दादी जो है वो आलू पालक जो चूल्हे पे छोड़कर आ गई थी और मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने वो चूल्हा बंद नहीं किया है। उनका कहना है कि जी इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कल पब्लिक से फोन पे बात करेंगे, जो वो हर कुछ दिनों के बाद करते हैं कि आम पब्लिक जो जानते हैं कि वो उनके अपने ही लोग होते हैं जो दूसरे रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं। बताया हमें यही है, हमने कहीं सुनी ऐसी बात कि वो खान साहब के अपने ही लोग होते हैं, इसीलिए कोई आराम से कोई सीधे सीधे क्वेश्चन हो रहे होते हैं। तो शहबाज गिल साहब का कहना है कि खान साहब कल फिर जो है वो पब्लिक से बात करेंगे फ़ोन पे और उनके जो क्वेश्चंस होंगे उसका वो रिप्लाई देंगे। और क्योंकि आपको पता है कि जो बाइडेन तो कॉल कर रहा नहीं है, उसमें तो बिल्कुल शर्म गैरत ना इन अमेरिकन में रह नहीं गई है कि भाई एक फ़ोन कर लो, कौन से इतने पैसे लग जाएंगे। लेकिन खैर वो तो फ़ोन कर रहा नहीं, तो अब खान साहब ने सोचा होगा चलो टाइम पास के लिए पब्लिक से ही बात कर लूँ। और वो पब्लिक भी अपनी ही होती है, जाहिर है जिस तरह से उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, जिस तरह से उन्हें बताया जाता है कि कौन कॉल करेगा और कौन किसने क्या सवाल करना है, वो तक जब बता दिया जाता है तो फिर ये नौटंकी तो खैर सबकी समझ में आ ही गई है। लेकिन साथ ही साथ खान साहब ने ये भी कहा है कि जी लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ था, आप जानते हैं एक टिकटॉकर थी, उनको तंग किया गया, 400 लोगों ने उनको तंग किया, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि जी उनको उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। ये वो साथ ही साथ जो लाहौर में जो पब्लिक के लिए जो पार्क्स बनाए गए हैं या कोई भी इस तरह की जगह है, वहाँ पे टिकटॉकर्स को बैन कर दिया गया है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पे जो है उन लोगों को बैन कर दिया जिनके ऊपर अटैक्स हुए, यानी जो टिकटॉकर लड़की थी उसको वो पार्क में नहीं जा पाएंगी और उन्हीं की तरह से दूसरी अगर कोई टिकटॉकर होंगी और या टिकटॉकर्स होंगे
और वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह पार्क में नहीं जा सकेंगे, अपने घर बैठेंगे और जो करना है आप अपने घर से करेंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कारनामा है जो मैंने आपको बताना था। उसके बाद लाहौर में एक इंसिडेंट और हुआ था, आपको मालूम है कि रिक्शे में एक लड़की अपनी फैमिली के साथ जा रही थी और एक लफंगे लोफर किस्म के आदमी ने जो है वो उसको किस कर दिया था। उसके ऊपर भी जो है वो खान साहब ने कहा है कि एक्शन लिया जाए और उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, लेकिन अभी तक उस आदमी की क्योंकि शक्ल नजर नहीं आई है तो ये पकड़ नहीं पाए हैं। लेकिन उसी तरह का एक दूसरा इंसिडेंट भी हो चुका है और ये भी लाहौर में ही हुआ है, और वो भी रिक्शा जो होता है, अब मुझे नहीं पता, ऑटो कहते हैं शायद इंडिया में, जी हाँ मेरा ख्याल है ऑटो, मैंने सुना था। तो उस तरह के लाहौर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर ये हुआ है। लेकिन ये तीसरा इंसिडेंट कहाँ हुआ है ये आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने तो चेक किया, मुझे तो पता नहीं लग रहा कि साहब कौन है और इनके साथ क्या हो रहा है। शेख रशीद साहब थे, जब मेरे ख्याल आप लोग पहचान गए होंगे, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, और शायद ये उनके कोई फैन होंगे जिन्होंने जी इस तरह से जो है वो शेख साहब को जो है वो वेलकम किया या अपना प्यार दिखाने की कोशिश की। खैर हम आगे बढ़े और जी इनको आप शायद ना जानते हो ठीक से बहुत से लोग, ये हमारे जी आज़ाद कश्मीर जो कहलाता है इलाका, वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल कय्यूम न्याजी साहब। और उनको उनका कहना ये है कि जब उनको ये पता लगा कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है और उनको हलफ उठाने के लिए जाना है वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा मेरे पास तो कपड़े ही कोई नहीं है। पता नहीं क्या हुआ फिर, मेरा ख्याल है टॉवल बांध के शायद निकल गए होंगे या फिर शायद किसी नेबर से कपड़े ले लिए होंगे। लेकिन खैर है बड़ी हैरत की बात कि जो मतलब आपको पता है, मैं तो शो करने के लिए बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कौन से कपड़े पहनने हैं, मार्केट जाऊँ कोई नया लूँ या पुराने वाले ही ट्राई करूँ, और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और भला देखिए इनके पास कपड़े ही नहीं, कितने सादे बंदे हैं, फिर पता नहीं कैसे गए होंगे। लेकिन ये सब तो मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग खुद ही पता कर लिया कि हर चीज़ आप लोगों को बताने का मैंने ठेका लेके नहीं रखा, ठीक है ना। थोड़ी बहुत न्यूज़ बता देती हूँ, बाकी स्टोरी आप लोग खुद ही ढूंढ लिया करें, गूगल करना सीखें, मतलब अजीब लोग हैं आप लोग भी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं जी ये दो बच्चे जो हैं, इनको आपने देखा ही था कि इस्लामाबाद में जो है एयरपोर्ट के रास्ते में ये छोटी छोटी हमारे यहाँ जो है ये इस तरह की जगहें बनी हुई हैं, वहाँ पर इन्होंने एक फ़ोटो शूट किया था और इसके ऊपर बड़ा हंगामा मच गया था कि जी पीछे मिस्टर जिन्ना की पिक्चर है और आगे ये बच्चे इस तरह से क्यों खड़े हुए हैं। तो इन्होंने किस तरह की मॉडलिंग की है, किस तरह के कपड़े पहने, हमारे आपको पता है कि सारे शुरू हो जाते हैं तो हमारी चाऊ 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 मच गई थी। उसके बाद एक बहुत बड़े पुलिस ऑपरेशन के बाद जो है वो इस बच्चे को तो अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए बेचारा मासूम सा छोटा सा, तो लेकिन हाँ ये जरूर है जो हमारे यहाँ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने लोगों को मारा होता है, जिन्होंने लोगों को तकलीफ दी होती है, जिन्होंने कत्ल किए होते हैं, वो बाहर घूम रहे होते हैं। जैसे मशाल खान को कौन भूल सकता है, मशाल खान को जिन लोगों ने मारा था वो सब के सब बाहर आराम सुकून से टहलते घूमते फिर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। बहुत बहादुरी का काम दिखाया है इस्लामाबाद की पुलिस ने, तो जिसे हम कहते हैं पुलिस ने, तो बिल्कुल इन लोगों को इसी तरह के काम करने आते हैं और इसी तरह की जो है वो फुर्ती दिखाई जाती है हमारे यहाँ के लोगों में। तो जो एक बच्चे के ऊपर जो है पहले इतना शोर मचाया और फिर ये उन्होंने ये अरेस्ट जो है उसको करवा के छोड़ा। खैर देखते हैं कब तक इस बच्चे को रखते हैं और कब इसको जाने देते हैं। ये जी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जी लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन, ये भी रिटायर्ड है जी, बेरोजगार थे बेचारे, घर में खाने को रोटियां नहीं थी, पिज्जा खा खा के गुजारा कर रहे थे। पिज्जा भी शायद आसिम सलीम बाजवा से फ्री का ले रहे होंगे, तो इसलिए खान साहब ने इनको वापडा का चेयरमैन लगा दिया है और वो भी पूरे 5 साल के लिए। अब इनको जो है ना दबा के जो है आप जानते हैं कि सैलरी मिलेगी और लाखों में इनकी सैलरी होगी और फिर ये आराम सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। वैसे ये खान साहब बड़े नेकी का काम कर रहे हैं
کہ اس طرح کے جتنے بھی ریٹائرڈ آرمی مین یعنی جو نکلتے ہیں، جو فوجی ہمارے ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ گھر میں نہیں بیٹھتے بلکہ وہ سویلینز کی جاب پہ لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزے کرتے ہیں، مطلب جیسے کہتے ہیں موجاں ہی موجاں. تو خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ یہ جو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ سب جانتے ہیں خان صاحب کو. یا لوگوں نے خان صاحب کی پکچر ہی نہیں بدلی ہے، رونے والی ہے کہ فون نہیں آ رہا. پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ان لوگوں کو. میری ٹیم نا بہت نکمی، میں سوچ رہی ہوں ان سب کو نکال دوں نا جاب سے بالکل، اس لیے کہ یہ لوگ کوئی ڈھنگ کا کام کرتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے خان صاحب کی نا اسی طرح کی پکچر لگائی ہوئی ہے، یا پھر یہ ہے طالبان خان والی نے، یہ بھی مجھے نہیں پسند ہے. میرا خیال ہے یہ ایبسولوٹلی ناٹ والی پھر بھی ٹھیک ہے. تو یہ ریاست مدینہ میں جو خان صاحب نے بنائی ہے، اس میں انہوں نے جنا ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے جنا ہاسپٹل کے نام سے، وہاں پہ جی میڈیسنز فری ملتی تھیں، اور ساتھ ہی جو کینسر کے پیشنٹس تھے ان کی کیمو تھراپی بھی فری میں ہوتی تھی. تو یہ دونوں چیزیں بند کر دی گئی ہیں، اور اب فری میں نہ تو میڈیسن ملے گی اور نہ ہی کیمو تھراپی ہوگی. ساتھ ساتھ میڈیسنز کی پرائس جو ہے وہ ایک بار پھر بڑھا دی گئی ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس بات کا خان صاحب کو ابھی تک پتہ نہیں ہوگا. وہ ٹی وی پہ دیکھیں گے تو شاید ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ میڈیسن کی پرائس ایک بار پھر بڑھا دی گئی ہے، اور ایسا کئی بار پہلے بھی ہوا ہے. اور یہ کہیں گے کہ جی مافیا نے بڑھا دی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک فتح 1 میزائل کے نام سے جو ہے ایک کامیاب ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے میزائل کا، جس کے لیے باجوہ صاحب نے، وڈے والے باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ہے وہ پبلک کو مبارکباد دی ہے کہ جی ہم نے ایک میزائل اور بنا لیا ہے. سر یہ میزائل کھانا نہ شروع کر دیں ہماری عوام، اس لیے کہ روٹی کھانے کے لیے تو ان کے پاس ہے نہیں مہنگائی کی وجہ سے. میڈیسنز آپ لوگوں نے جن لوگوں کو فری ملتی تھی، کیمو تھراپی فری ہوتی تھی، وہ سب تو بند کرا دیے. سارا پیسہ میزائل بنانے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی پاؤ کے ہم نے بنا کے رکھیں بم، اور وہ ہم پھینکیں گے بھارت کے اوپر، اور وہ جا کے لگیں گے جی صرف اور صرف ہندو جو ہوں گے ان کو، اور مسلمز کو چھوڑ دیں گے. تو میرے خیال ہے اسی قسم کے کوئی اور بم بھی آپ بنا رہے ہیں، اور اس بات کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ عام آدمی بھوکا مر رہا ہے. خیر ہم چلتے ہیں آگے اور ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 95 اور 92 کے بیچ میں 7 سالوں میں شریف خاندان نے 6,000 ارب روپیہ قرضہ لیا، 6,000 کروڑ روپیہ قرضہ لیا، 6 ارب روپیہ قرضہ لیا. پھر سے سن لو، 7 سالوں میں 6 ارب روپے کا قرضہ لیا. دیکھا آپ نے خان صاحب کیا بتا رہے تھے. یہ کیلکولیشن میری سمجھ میں تو نہیں آئی، اگر کسی اور کی سمجھ میں آ گئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوتے، جیسے میں پہلی میڈیسن کی بات کر رہی تھی، تو اس بار ان کے 3 سالہ دور میں جو گورنمنٹ کا ہے، 8ویں بار جو ہے یعنی 8th ٹائم جو ہے وہ میڈیسن کی قیمت میں خود ہی اضافہ ہو گیا. اور میرا خیال ہے جو خان صاحب مسلسل آپ کو پودے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹریز لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، وہ شاید اسی لیے لگا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں عام سی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کریں اور اس سے اپنا علاج کریں، اور چھوڑیں گے میڈیسن جو کافروں کا بنایا ہوا ہے، بھلا ہم کیوں استعمال کریں. لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے ہوتا کیا ہے، اور خان صاحب کب تک اسی طریقے سے پبلک کو ماموں بناتے رہیں گے. جی ہم یہ بتا دیں کہ ایک آدمی جو ہے یعنی کہ اریسٹ کیا گیا ہے میرے خیال ہے لاہور میں شاید، جو کہ 10 سال سے ایک مطلب ٹانگ کے بغیر یعنی پاؤں کے بغیر بس چلا رہا تھا، اور اس کو 10 سال کے بعد اریسٹ کر لیا گیا کہ جی پتہ نہیں کیسے چلا رہا تھا. اس نے بتایا جی میں تو پچھلے 10 سال سے چلا رہا ہوں. لیکن پاکستان میں تو جی لوگ دماغ کے بغیر گورنمنٹ چلا رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے، اس کے اوپر تو کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا کہ جی آپ کے پاس دماغ نہیں ہے پھر بھی آپ گورنمنٹ چلائے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس پہ کون بولے جی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اتنا تو کوئی نہیں بول پاتا نا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اتنا مشکل ہے بات کرنا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور تھوڑا سا ایسا کہ گورنمنٹ جو ہے تھوڑا بیلنس ہو کے چلے تو ہی بہتر ہوگا. خیر ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف. ہمیں بھی آپ ہی لوگوں نے الیکٹ کیا ہے.
लेकिन अगर सेलेक्ट भी किया है तो आप ही लोगों ने किया है, किसी और ने नहीं किया। तो ठीक है ना, मतलब अगर आप लोगों ने भी सेलेक्ट किया है तो आपने बहुत जबरदस्त लोगों को जी तो आपने देखा कि ये भी एक मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान साहब की पार्टी के, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि जी हमें भी आप ही ने सेलेक्ट किया है, कभी कह रहे थे इलेक्ट किया है, वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि असल में किया क्या है। लेकिन जाहिर है कि ये सभी को मालूम है कि खान साहब की गवर्नमेंट कैसे आई है और किस तरह की परफॉर्मेंस है, वो भी हमारे बिल्कुल सामने है और हमें साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जी महंगाई की, तो बेतहाशा महंगाई है पाकिस्तान में और उसको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट पूरी तरह से हमें फेल नजर आ रही है। हम जी बात करेंगे, ये देखिए ये पिक्चर भी मैंने ट्विटर पे भी शेयर की थी और इसमें यही लिखा है कि जी ये पता नहीं कौन सी पिक्चर देख के सो गए हैं या फिर ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की जो है वो जिसे कहना चाहिए जो तकरीरें हैं इमरान खान साहब जो एड्रेस करते हैं पब्लिक के साथ, शायद वो सुन के ये लोग सो गए हैं। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि खान साहब की जितनी पिछली जो तकरीरें थी, जो उनकी गवर्नमेंट बनाने से पहले थी, गवर्नमेंट बनाने के बाद थी, सुना है कि उस पे कुछ लोग जो हैं काम कर रहे हैं और उनको सारी उनकी तकरीरों को जमा करके और उसकी एक बुक की शक्ल देंगे और जाहिर है कि वो कोई जोक की बुक होगी और लतीफ़ों की बुक होगी जिसे लोग पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, क्योंकि खान साहब की स्टेटमेंट्स जिस तरह की होती हैं उसमें यही कुछ किया जा सकता है। जी, यहाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान के टैलेंट की। जी, पाकिस्तान में भी उतना ही टैलेंट है जितना कि आप कह सकते हैं कि इंडिया में टैलेंट है। हमारे यहाँ भी बहुत काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जिसमें थोड़ा बहुत भी टैलेंट होता है वो किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है और पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है वो एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि लाल मस्जिद पे भी बहुत बार बात की गई कि तालिबान के फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं और इसी तरह का माइंडसेट हमारे यहाँ काफ़ी लोगों का बन गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर सब लोग बाहर चले गए तो फिर पाकिस्तान जो है उसमें काम कौन करेगा? फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये मोहित यूसुफ साहब जैसे लोगों को जो है वो हमें लाखों की तनख्वाहें देकर और उनको जी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत हाई सैलरी के ऊपर जो है इस तरह के लोगों को लाना पड़ता है। इस तरह के टैलेंट जो है मोहित यूसुफ साहब टाइप का वो हमें बाहर से लेकर आना पड़ता है। हालांकि जितनी चवलें मोहित यूसुफ साहब मारते हैं वो तो कोई यहाँ पे रहने वाला लोकल पाकिस्तानी भी मार सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत टैलेंट है और जुगाड़ लगाने में तो हमारा कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। जितना जुगाड़ हम लगाते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, उसके लिए तो लोगों को शायद हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ना कि हमें उनकी ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन जी जैसे कि इंडिया में बहुत आप जानते हैं टेक्नोलॉजी पे काम होता है, इंडिया में आईटी पे काम होता है, बहुत सारी फील्ड है। इंडिया ने वैक्सीन बना ली तो जी वो वैक्सीन हम भी बना सकते थे, वो आईटी फील्ड में हम भी काम कर सकते थे और ये सारे जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ टेक्नोलॉजी वगैरह, उसमें पाकिस्तान भी भारत की तरह अपने स्टूडेंट्स को आगे ले जा सकता था अगर उसने जो है वो अफगानिस्तान और कश्मीर का गाना ना गाया होता तो। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें जहाँ फोकस करना चाहिए था, हमें इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए था, हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए था, हमें अपनी यूथ पे फोकस करना चाहिए था ताकि हम उनको आगे ले जा सकें। हम उनको जो है जैसे कि हमें मोहित यूसुफ साहब की फिर बात करूंगी, हमें इनको लेके आना पड़ा और हमें इनको लाखों की सैलरी देनी पड़ रही है। इसके बजाय यहीं के लोग जो है इनसे बेहतर काम कर सकते थे। हम स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकते थे। हमारे पास स्क्वॉश के लिए भी टैलेंट है, हमारे पास हॉकी के भी हैं, क्रिकेट के भी हैं और दूसरे कई स्पोर्ट्स ऐसे हैं। अभी आपने देखा ओलंपिक में भी जो हो रहे थे उसमें भी हमारे यहाँ के टैलेंट को बहुत पसंद किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस नहीं रखा और हमारा जितना भी टॉप टैलेंट है
چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ انجینئرز ہوں, چاہے وہ اسپورٹس کے ہوں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں, آئی ٹی سے ہوں, اکانومی سے ہوں, اکانومسٹ ہوں, جو بھی ہوں, وہ سب کے سب باہر ہیں. تو پاکستان نے کبھی ان چیزوں کے اوپر دھیان دیا ہی نہیں جو کہ پاکستان کو سب سے پہلے دینا چاہیے تھا, اور اسی لیے ہمارے پاس عجیب عجیب قسم کے, ہم اپنے پرائم منسٹر کے ایڈوائزرز دیکھتے ہیں, عجیب قسم کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کو میں کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ ہمارا فوکس ہی ہمیشہ سے غلط رہا. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اکانومی کو کھڑا کر سکیں, ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم ایجوکیشن فیلڈ میں کام کریں, اچھا کام کریں. جو ایجوکیشنسٹ ہیں ہمارے یہاں, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اور اس طرح کے دوسرے لوگ, ہم ان کو آگے لا سکیں. ہم نے ہمیشہ مذہب کو آگے رکھا جس کا ہمیں بے تحاشا نقصان ہوا, مگر ہم نے اپنی ہسٹری سے نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے. ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی چیز سے کچھ نہیں سیکھیں گے, نہ ہم اپنی ہسٹری سے کچھ سیکھیں گے, نہ ہم اپنے پڑوسیوں سے کچھ سیکھیں گے, اور نہ ہی باقی کی دنیا سے کچھ سیکھنے کا ہم نے سوچ رکھا ہے. اسی وجہ سے پاکستان آج آئی ایم ایف کے شکنجے میں بھی ہے. ہمیں ساری دنیا میں جو ہے وہ لون مانگنا پڑتا ہے, فنڈز مانگنے پڑتے ہیں, ہمیں ویکسین کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے, کرونا ویکسین کے لیے ہمیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. اور کوئی بھی کنٹری جو ہمارے یہاں پروجیکٹ لگاتی ہے وہ پھر ہمیں جس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے وہ بھی ہم اچھے سے جانتے ہیں. ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں, یہ بھی ہمیں معلوم ہے بہت اچھے سے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ اس چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں وہ صرف اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے آتے ہیں, کچھ ٹائم گزارتے ہیں, اپنی گورنمنٹ چلاتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور پبلک کا حال کچھ ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. Do you consider the Taliban to be a terrorist group? Yes, yes, they are. جی بالکل. تو عمران خان صاحب جیسے اس ویڈیو میں پریشان نظر آ رہے ہیں, یس 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 یس, تو عام پبلک کا بھی کچھ اسی طرح کا حال کر دیتے ہیں کہ وہ بھی ہر جگہ پہ کچھ بھی ہو رہا ہو تو بس کہتے ہیں یس 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 اور جان چھڑاتے ہیں اور اپنی بھاگ جاتے ہیں. لیکن پاکستان کو بہت اسٹرکٹلی اپنی ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے, اپنی اکانومی پہ کام کرنا چاہیے, اور اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, اور اس میں سے نکلنا پڑے گا. جو آپ افغانستان کے اور دوسری جگہوں میں انٹرفیئرنس آپ کی نظر آتی ہے اس میں سے نکلے سر. ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کے نہ کرنے سے لوگ مان جائیں گے کہ نہیں جنہیں ہمارا تو وہ انٹرفیئرنس, لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا, آپ کی انٹرفیئرنس موجود ہے اور لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہے اور لوگوں کو بہت اچھے سے معلوم ہے اور لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. خیر ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو, پھر بات کرتے ہیں. The games. On your mark, get set. At which he won 14 gold medals. جی تو آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا تو لوگ اب اس طرح سے بھی مذاق اڑانے لگے ہیں. آپ بالکل کشمیر 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 کیجئے, کوئی نہیں روکے گا آپ کو, اور نہ ہی کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے, لیکن آپ کرتے رہیے اگر آپ کو اس میں خوشی ملتی ہے. آپ افغانستان کے طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کرتے رہیے, اگر آپ کو اس میں اچھا لگ رہا ہے, اگر آپ اس میں خوش ہیں تو کریے, لیکن اب تھوڑا سا ٹائم اپنی خود کی کنٹری کو بھی دیجیے اور یہاں پہ ایجوکیشن پہ کام کیجیے, یہاں کی اکانومی پہ کام کیجیے, یہاں پہ جو ٹیلنٹ موجود ہے ملک کے اندر اس کو پالش کیجیے, بجائے باہر سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانے کے اور ان کو یہاں پہ جابز دینے کے. یہاں کے لوگوں کو جابز دیجیے, یہاں کے لوگوں کو کی مدد کیجیے, اور اس سے آپ اپنی خود کی مدد کریں گے, کیونکہ اگر آپ کی کنٹری جو ہے وہ پروگریس کرے گی اور اس کی امپریشن اس کا اچھا جائے گا ساری دنیا میں, تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے سر. سب آپ کو ہی کہیں گے کہ جی آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے کنٹری نے اتنا پروگریس کیا ہے, ورنہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ لوگ آپ کو کس طرح سے بلاتے ہیں. اچھا چھوڑیں, میں کچھ نہیں کہہ رہی, یہ ویڈیو دیکھیے. ہمیں بھی آپ ہی لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے, الیکٹ کیا ہے. دیکھا آپ نے کس طرح کے لوگ رکھے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ کیا بات کرنی ہے, لیکن خیر بیچارے مان گئے, سچائی کو مان گئے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک مولانا صاحب کی بھی ویڈیو مجھے نظر آ رہی ہے, اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں وہ بھی دکھا دیتی ہوں. میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے, میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہیں.
तुझे देख के मर्द को अदब से नजरें झुकाने का हुक्म दिया गया है। निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद की शहजादी आ रही है। निगाहें नीची कर लो, फातिमा की बेटी आ रही है। निगाहें नीची कर लो, आयशा की बेटी आ रही है। तू तो इज्जत के मुकाम पे बिठाई गई, तो किसने तुझे आवारा कर दिया, किसने तुझे बदचलन कर दिया, चंद टगों पे। तो जी मौलाना साहब जो हैं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टिकटॉक देखते हैं और इसी तरह की चीज़ें देखते रहते हैं, क्योंकि बड़े गुस्से में लग रहे थे। मगर हैरत की बात ये है कि इन सारी चीज़ों के खिलाफ ये मौलाना बोलते हैं, और उसके बाद किस किस तरह की इनकी वीडियोस आती हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक लाल मस्जिद के मौलवी की वीडियो भी देखते हैं। टेररिस्ट का फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को मारा, आपने मुजम्मत भी बात में की थी। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है, वो मेरे रिबातुल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो? डराओ। और अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो पूरी दुनिया में तागूत का निजाम चल रहे हैं। इस तरह के मौलवियों को फौरन बैन करना चाहिए, पाकिस्तान को मदरसे फौरी बंद होने चाहिए। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ और मैं कहती रहूंगी। और वरना ये लोग जो हैं, लोगों के बच्चों के जहनों में जो है वो जहर भरते जाएंगे, और उसके बाद जिस तरह का पाकिस्तान हम अभी देख रहे हैं, शायद इससे भी बुरी हालत हो जाए। लेकिन अगर हम अभी से कंट्रोल करेंगे और इस तरह के जो मौलवी हैं और इस तरह के जो मदरसे चलाते हैं, जो जहर उगलते हैं, उनको पकड़ पकड़ के अगर 2-4 फेंटियां लगा दी जाएंगी तो फिर ही मामला थोड़ा सा संभलेगा। जाते जाते आप सबसे शुक्रिया कि आप लोगों ने वीडियो देखी, लेकिन ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ जी, सनी देओल जी को ज़रूर मेरा सलाम कहिएगा और उनसे कहिएगा इतने उदास ना हो, और आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये करतारपुर कॉरिडोर जब आए थे तब की पिक्चर है उनकी, और ये पिक्चर भी सनी देओल जी की उसी टाइम की है। देखें, ऐसा नहीं कि आए नहीं हैं, आ चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन बात वही है कि हमारा हैंडपम्प लेके नहीं आए हैं। और इनकी तो हालांकि मैंने इनकी सारी मूवीज देखी है, पता है आपको, हर मूवी इनकी जो है ना मैंने अभी तक जो है वो यूट्यूब पे जाके देख चुकी हूँ। और जो फर्स्ट मूवी थी इनकी बेताब, वो भी देखी थी, और उसमें जो सॉन्ग था वो भी बड़ा अच्छा है कि वो जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहां पे हैंडपम्प उखाड़ रहे होंगे, ये होना चाहिए था वहां पे। लेकिन वो जिन्होंने गाना लिखा है उन्होंने कुछ और लिख दिया। लेकिन खैर, इनके लिए तो अब हम यही कहेंगे कि लेकिन जहां होंगे हैंडपम्प उखाड़ रहे होंगे सनी देओल जी। लेकिन मैं अब फिर बता रही हूँ, बहुत दिन से बात नहीं हुई थी सनी देओल जी के ऊपर, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि इनको बता दीजिए, जो लोग सनी देओल जी को जानते हैं, चाहे वो उनके एरिया में रहते हैं या नहीं रहते हैं, या उनका नंबर है किसी के पास, तो उनको फ़ोन करके कह दें कि जी प्लीज़, आप जो पाकिस्तान से हैंडपम्प उखाड़ के लाए थे, बहुत टाइम हो गया है इसको, अब तो वापस कर दीजिए। और हमें वही हैंडपम्प चाहिए, हमें नया नहीं चाहिए, हमें वही सेम जो लेके गए थे ये उखाड़ के, वही हैंडपम्प चाहिए। और पाकिस्तान आके जा चुके हैं, मुफ्त की हमारी यहाँ रोटियां भी तोड़ के जा चुके हैं, हमने बहुत अच्छे से इनको रखा। आप देखिए, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारी फौज के लोग हैं, वहां पे करतारपुर कॉरिडोर में जो खड़े हैं, देखें उन्होंने कितना वेलकम किया। लेकिन बड़ा अफसोस है कि सनी जी जो हैं वो हैंडपम्प लेके नहीं आए थे। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कल मैंने वीडियो में कहा कि हमारी फौज को क्या हमने मटर छीलने के लिए रखा हुआ है। मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि तुम क्या बकवास करती रहती हो, तुम हमें मटर भेज दो, हम तुम्हें छील के भिजवा देंगे, लेकिन इस तरह की बातें ना किया करो। तो ठीक है, फिर जिसने फ़ोन किया है वो तैयार हो जाए। कल मैं जो है ना मटर की थैली भिजवा रही हूँ, और अच्छे से उसको छील के साफ करके मुझे भिजवा दिएगा, तो मैं ज़रा मटर पुलाव बनाने के सोच रही हूँ। तो खैर, अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया ना,
تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ سنی دیول جی کے پاس نیکسٹ نمبر آپ لوگوں کا ہوگا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں بات نہیں کروں گی. ابھی تو میں سنی جی سے بڑی ناراض ہوں. ان سے کہہ دیے گا کہ بس میرے ساتھ تو بات ہی نہ کریں، بس ہینڈ پمپ جو ہے نا بھجوا دیں کسی بھی طریقے سے، اور بس اب میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گی. اور آپ لوگ بھی نہ کہیے گا کہ جی سنی جی کا نام نہیں لیا میں نے ویڈیو میں. خام خائی کو نا پاپولر ہو رہے وہ میری ویڈیو سے، ورنہ تو کوئی ان کے پکچر دیکھتا بھی نہیں. اب ہاں ایسی بیکار کی پتہ نہیں، پہلے تو کتنی اچھی فلمیں کرتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. ویسے تو بہت دن سے میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. کوئی فلم آئے ان کی تو مجھے بتائیے گا، پھر میں چیک کر کے بتاؤں گی کہ پکچر کیسی تھی. لیکن یہ کہ لاسٹ میں نے ان کی وہی دیکھی تھی، وہ 2.5 کلو کا ہاتھ والی. اس کے بعد تو میں نے نہیں دیکھی ان کی کوئی فلم، ہے نا. وہ جو پہلے آتے تھے نا، وہ بڑا عجیب سا ڈانس کرتے تھے وہ روینہ ٹنڈن کے ساتھ وہ والا. تو وہ مجھے سانگ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ ڈانس یاد ہے کہ وہ کسی پہاڑی علاقے میں کھڑے ہوئے تھے اور زور زور سے پاؤں پٹک پٹک کے ڈانس کر رہے تھے. تو نہیں، میرے خیال ہے کرشمہ کپور تھی شاید ساتھ میں، روینہ ٹنڈن نہیں تھی. تو وہ سانگ دیکھ کے تو مجھے چکر آ گئے تھے. لیکن خیر ہمارا میرے خیال ہے ہمارا شو ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے اچھا پھر ہم چلتے ہیں. تو سنی جی کی باتیں پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے آپ سے، اور ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے. لیکن یہ کہ آپ پلیز ان کو کہیں کہ ہمارا ہینڈ پمپ واپس کر دیجیے، اس لیے کہ اتنی انسانیت تو میرے خیال ہے ایک ہندوستانی کے طور پہ ان کے اندر ہونی چاہیے. اور سکھ تو ویسے بھی بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو تو فوراً چاہیے کہ ہمارا ہینڈ پمپ ہمیں واپس کر دیں اور صاف آف کر کے دیں. اچھا اتنے دن میں ایسا نا مٹی شٹی پڑی ہے اس کے اوپر. تو پھر چلتی ہوں. پھر آپ لوگ گھبرانا نہیں. یہ چیز تو بہت دن سے عمران خان صاحب نے کہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں تو ہر بات پہ کہتے تھے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو بالکل میں بھی آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنا خیال رکھنا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل.